क्या होगा अगर आपने पर्सनल लोन का एक भी ईएमआई नहीं भरा तो? सपोज दैट कि आपने पर्सनल लोन 1 लाख से ऊपर का ले लिया है, मतलब कि 1 लाख 5 लाख या इससे ज्यादा का आपने ले लिया है। अब इसके लेने के बाद आप लेते वक्त तो देखें कि आपका सिविल स्कोर बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके आधार पे आपको लोन दे दिया गया। अब जैसे ही पर्सनल लोन लेते हैं तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है और किसी भी कारण से आपके मन में आया कि चलो यार मैं अब एक भी ईएमआई नहीं देता, मतलब लोन ले लिया है, इस पर पहले ही मैं इसका किस्त देना बंद कर देता हूँ। इसके बाद बैंक क्या क्या कर सकता है या एनबीएफसी या लोन कंपनी क्या क्या कर सकता है, ये संभावना पहले समझ लीजिए। इसके बाद आप कभी मिस करिएगा या नहीं देने का सोचिएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि चलो यार मैंने लोन तो ले लिया, लेकिन इसका बैंक क्या कर सकता है, घर से आके उठवा सकता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी जमा नहीं किया है, कोई वहां पे कोलेट्रल नहीं दिया है, कोई वहां पे मॉर्गेज नहीं किया। जब मॉर्गेज ही नहीं किया है तो वो ज्यादा से ज्यादा कर क्या सकता है, पहले समझ लीजिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। शुरुआत करेगा वो नोटिफिकेशन से। जैसे ही आपका ईएमआई मिस होगा वो आपको एसएमएस करना शुरू करेगा। एसएमएस बैंक का आएगा या एनबीएफसी का आना शुरू होगा कि आपका ईएमआई पेंडिंग है, ड्यूज है। जब एसएमएस आना शुरू हो जाएगा इसके बाद क्या होगा कि कॉल आना शुरू होगा, बैंक की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना शुरू होगा कि आपका ईएमआई मिस हो गया है। पहले कॉल, इसके बाद अगर ईमेल रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड ईमेल पे आएगा कि आपका ईएमआई मिस हो रहा है, जल्दी से जल्दी इसके ईएमआई जो ड्यूज है उसको पेंडिंग है उसको क्लियर कर दीजिए। इतना सही नहीं रुकेगा, इसके बाद 3 नोटिफिकेशन देगा। 3 महीने तक एक तरह से नोटिफिकेशन आपको देते रहेगा। हर महीने का एक वेटिंग पीरियड होगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जैसे ही 3 महीना मतलब 90 डेज होगा, आपका अकाउंट एनपीए कैटेगरी में चला जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के रूप में चला जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे ही जाएगा आपके घर पे नोटिस आएगा। चूंकि लोन लेते वक्त ये देखा जाता है कि आपका एड्रेस कहाँ है, वहां पे टोटल डॉक्यूमेंट लेता है। देखिए 1 लाख से ऊपर का जब भी लोन लेते हैं, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, इस तरह के लोन जब भी लेते हैं तो आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है कि कल के डेट में लोन लेने वाला गायब हो जाएगा एक या फर्जी एड्रेस डाल करके ले ले तो कल के डेट में बैंक कहाँ पहुंचेगा या लोन देने वाली कंपनी कहाँ पहुंचेगा। तो जो प्रॉपर एड्रेस होता है उस एड्रेस पे आपको नोटिस दिया जाता है कि आपका लोन का ड्यूज है उसको क्लियर कर दीजिए, आपका अकाउंट एनपीए हो गया। अगर इससे भी नहीं होगा तो आपके घर पे आकर के नोटिस चिपकाने का काम करेगा डिपार्टमेंट। अगर इतना सा भी मान लीजिए आप नहीं माने, नोटिस दे दिया, चूंकि माइंड सेटअप कर लिए कि लोन का पैसा तो देना ही नहीं है। जब देना नहीं है तो एसएमएस क्या, कॉल क्या, नोटिस क्या, अब क्या हो सकता है। इसके बाद अब बैंक लोग तीसरा तरीका ढूंढ निकाले। मालूम है इस चीज को रिकवरी करने के लिए लोन कंपनी या बैंक वाले ने एक ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसमें आपको परेशानी में डाल सकता है। और परेशानी होगा कि ये थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट को हायर किए रहते हैं, वो आपके प्रॉपर घर पे पहुंचते हैं और आपके साथ बदतमीजी बदसलूकी करते हैं। अब जिस समय कोई मामला फंसता है ना तो उस समय बैंक पल्ला झाड़ लेता है, कहता है कि नहीं नहीं मेरा तो कोई एम्प्लॉय गया ही नहीं, मेरा कोई स्टाफ गया ही नहीं है, अब जो गया है उसको प्रूफ करते रहिए। खैर इससे रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी इससे पहले का वीडियो बनाया हूँ कि लोन रिकवरी एजेंट आपके साथ मारपीट करे, बदतमीजी करे, बदसलूकी करे और वो कहे कि जब मैं बैंक का हूँ और बैंक कहे कि नहीं मेरा स्टाफ नहीं है, तो उस कंडीशन में कैसे पुलिस के पास जाएंगे प्रॉपर एविडेंस के साथ और बैंक पे कैसे एक्शन हो सकता है, इसका तरीका है। वीडियो को देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद। लेकिन जान लीजिए कि बैंक वाले पहले क्या करते थे, अपना रिकवरी एजेंट भेजते थे, अपने स्टाफ को भेजते थे, लेकिन बाद में देखा गया कि कोई मजबूत आदमी, पावरफुल आदमी या मान लीजिए कोई ऐसा बदतमीज आदमी है जो डिसाइड करता है कि नहीं मुझे पैसा देना ही नहीं है, तब जाकर के वो रिकवरी डिपार्टमेंट या एजेंट जो थर्ड पार्टी एक तरह से बाहर से आउटसोर्स किए रहते हैं उस एजेंसी को दे देते हैं कि फलाना फलाना अकाउंट एनपीए है, इसको रिकवर करके पैसा लाना है। ये एड्रेस देखेगा, एड्रेस पे अपना फिजिकली विजिट करने के लिए आदमी भेजेगा और बाद में जाकर के जो है जो लीगली नहीं सही है वो काम भी करके वो पैसा रिकवर करवाने की सोचेगा और वो इस तरह से स्मार्टली करे कि बाद में आप उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते। तो ये कर सकता है और इतना ही नहीं करेगा, एक बार कहा जाता है कि काट का हाड़ी बार बार नहीं चढ़ता है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे फिट बैठ जाता है। जैसे ही आपका ईएमआई ड्यूज होना शुरू होगा ऐसे ही ये लोग क्रेडिट ब्यूरो एजेंसी जो ब्यूरो होता है उसको नोटिफिकेशन देना शुरू करेंगे, हर महीने रिपोर्ट जमा करेंगे कि फलाना पैन नंबर जो पैन धारी है, पैन कार्ड धारी है, पैन कार्ड होल्डर है, उसका अकाउंट एनपीए होने के कगार पे है, ईएमआई ड्यूज हो रहा है, मिस हो रहा है, लेट पेमेंट हो रहा है, सारे चीज महीने रिपोर्ट डालेगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। जैसे कि सिविल जैसे कंपनी है ना, ये लोग क्रेडिट स्कोर बनाते हैं जिसे सिविल स्कोर कहते हैं, ये स्कोर आपका घटना शुरू हो जाएगा। इसका नुकसान अभी तो आपको मजा आ रहा होगा, सोचेगा 5-10 लाख रुपया डुबा देंगे, पैसा नहीं देंगे, लेकिन भविष्य में फिर कभी मुंह उठा करके कहीं किसी बैंक के पास नहीं जा पाइएगा कि भाई मुझे लोन दो, क्योंकि
वो जैसे ही देखेगा कि आपका रिकॉर्ड खराब है, स्कोर खराब है, आपको वहीं से कहेगा कि इसके एप्लीकेशन को हटाओ, इसको लोन नहीं देना है। लोन देंगे तो बाप रे बाप, बाद में जाकर के ये आदमी तो पैसा ही नहीं देगा, ये आदमी तो जो है पैसा डुबा देगा, मेरा मूलधन भी वापस नहीं करेगा, ब्याज तो दूर की बात है। तो ये आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये तो कभी माइंडसेट नहीं रखिए कि पर्सनल लोन ले करके और सोचेंगे कि कोई सिक्योरिटी, कोई मॉर्गेज, कोई कोलेट्रल नहीं है तो मुझे कुछ नहीं होगा, और इतना से नहीं होगा तो बैंक के पास पावर है कि कानूनी रूप से वो कोर्ट जा सकता है, और कोर्ट जाकर के आपके दूसरे एसेट से वो रिकवर कर सकता है। देखिए मॉर्गेज में होता है कि पार्टिकुलर वही जो प्रॉपर्टी होता है, जो चीज मॉर्गेज होता है, उसके बदले में लोन चुकाया जाता है। लेकिन अगर कोई मॉर्गेज नहीं है, अगर आपके नाम पे कोई एसेट्स है तो उस एसेट को अटैच कर दिया जाएगा और उस एसेट के बेस पे जो है आपका लोन है उसको चुकता किया जाएगा। ये कोर्ट कानून का कचहरी का मामला होता है। देखिए होता क्या है जनरली कि 50,000 1 लाख के बीच का पर्सनल लोन होता है, लोग बेईमानी कर लेते हैं, नहीं देते हैं, तो सिर्फ सिविल स्कोर खराब होता है, इसके बाद छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट का रहता है, चूंकि कम अमाउंट वाले में इसलिए नहीं होता कि जितना इसके पीछे पड़ेंगे उससे ज्यादा का तो हमारा खर्चा हो जाएगा, लोग छोड़ देता है। लोग का मतलब बैंक वाले छोड़ देते हैं, लेकिन उनके बुक ऑफ अकाउंट में मैनेज करते रहते हैं कि कितना अकाउंट एनपीए हुआ है, कौन सा बैड लोन है, कौन सा गुड लोन है, ये सब मैनेज होते रहता है, सारा रिकॉर्ड में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो भूल जाता है और आपका सिविल तो बर्बाद इधर हो ही रहा है। लेकिन ज्यादा अमाउंट का जब हो जाता है तो सोचता है चलो यार इतना का रिकवरी उसी से ले लेना है, कानूनी पचड़े में फंसता है मामला, कानून में जाता है कंपनियां, बैंक वाले हो गए, एनबीएफसी कंपनी हो गया, कानून का ये लोग इस्तेमाल प्रॉपर वे में करते हैं और बाद में जाकर के जो कानूनी खर्चा जो पड़ता है ना, ये भी क्लाइंट से ही लेते हैं कि इस काम के लिए मुझे इतना ज्यादा खर्चा पड़ा, इसीलिए ये खर्चा भी यही क्लाइंट देगा और इसी के संपत्ति से अटैच किया जाएगा, इसी के संपत्ति को ले लिया जाएगा और इसको हटा करके और वो पैसा लोन चुकाया जाएगा। ओवरऑल क्या समझे? अगर आपके सर्किल में कोई इस तरह का सोच रखता है उसे ये वीडियो दिखाइए। वैसे आप बताइए कभी आपने कोई ईएमआई मिस किया? अगर हाँ तो किस बैंक का या किस लोन कंपनी? मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।